जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और इस बार 2027 में देने वाले हैं अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो भाई उनके लिए हम लेकर के आ गए हैं सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पूरी की पूरी सामाजिक विज्ञान के एकदम एक ही वीडियो में 70 नंबर बताने वाला हूँ। मात्र मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक ही वीडियो में अपने 70 नंबर पक्के कर सकते हो। एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को आज की इस क्लास में सब कुछ बताने वाला हूँ। पूरी की पूरी किताब के सभी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और सभी के सभी लघु उत्तरी प्रश्न, सभी के सभी दीर्घ उत्तरी प्रश्न, सब कुछ 2027 में मेरे प्यारे बच्चों यही वाले प्रश्न आएंगे जो मैं आप लोगों को आज की इस क्लास में बताने वाला हूँ। अब चलो, मैं सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पूरी की पूरी क्लास देख लेनी है और जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को नोट कर लेने हैं और यही वाले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 2027 में पूछे जाएंगे। तो चलिए भाई, एक एक करके आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लो और याद करके चले जाओ पेपर देने। यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के एग्जाम में, तो यहाँ पर 20 नंबर का पेपर देने जाओगे भाई। सबसे पहले आप लोगों के एग्जाम में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले आप लोगों के एग्जाम में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, वो भी कितने नंबर का, 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, 20 अंक का। तो भाई सबसे पहले अपने 20 नंबर पक्के कर लो, है ना। तो चलिए 20 नंबर पक्के कर लो अपने। तो सबसे पहला देखो मेरा यहाँ पर है कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। देखो बोर्ड एग्जाम में देखो कितनी बार आया है, बोर्ड एग्जाम 2020, फिर 23, फिर 25, फिर 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आप लोगों को 1930 को ही सही करना है। अब चलो आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 देखो यहाँ पर कहता है, प्रश्न नंबर 2 कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, हमसे पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलो अच्छा आगे देखो, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ये देखो हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम 2016, 17, 18, 20, 22 में प्रश्न आ चुका है। इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर कहता है कि जो यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अब चलो आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है। दांडी यात्रा जो है किस आंदोलन से संबंधित है। तो भाई ए ऑप्शन दिया असहयोग आंदोलन से संबंधित है, बी ऑप्शन दिया भारत छोड़ो आंदोलन, सी ऑप्शन दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी ऑप्शन दिया खिलाफत आंदोलन। तो दांडी यात्रा जो है मेरी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हो जाएगी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब चलो आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 को देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसको माना जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति है, बी ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन दिया सर्वोच्च न्यायालय और डी ऑप्शन संसद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का जो संविधान है उसका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। और प्रश्न नंबर 8 कहता है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। भारत में मतदान करने की, या फिर कह सकते हैं वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2020, 22, 24, 26 में प्रश्न आ चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। भारत में कितने स्तर की, देखो कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 साल, यानी कि तीन स्तर की पंचायती राज व्यवस्था होती है। भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था होती है। तो भारत में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्थाएं होती हैं। इसके बाद आगे देखो, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 10 देखो कहता है कि भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम बता दीजिए। भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम बता दीजिए। यूपी बोर्ड एग्जाम
तो देखो कितनी बार आया है, तो भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा याद रखेंगे। फिर इसके बाद पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भाई गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, गंगा नदी को याद रखेंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 11 हुआ। पहले आप लोग सभी के सभी अपने 20 नंबर पक्के कर लो, फिर मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बताने वाला हूँ। इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इतनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास जो है काली मिट्टी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि भारत में, प्रश्न नंबर 13 कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब चलो प्रश्न नंबर 14 को देखने वाले हैं। एक एक करके सारे के सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 कहता है कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है। सुंदरबन डेल्टा जो है किन नदियों से बना है, तो भाई ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से सुंदरबन डेल्टा बना है, इतना याद रखेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर जो मेरा 15 है। प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बता दीजिए भाई। तो यहाँ पर मेरा कर्नाटक सही हो जाएगा। कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहते हैं कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, देखो कितनी बार प्रश्न आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में हुई थी। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 को देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 17 देखो कहता है कि मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है। जो मानव विकास सूचकांक HDI जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो UNDP द्वारा जारी किया जाता है इसको। और प्रश्न नंबर 18 को देखने वाले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए भाई क्या कहता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कहता है कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है भाई, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख कार्य क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख कार्य कृषि एवं संबंधित कार्य। ये हमारा C ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि बैंक में धन जमा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। जो व्यक्ति बैंक में धन जमा करता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम जमा करता कहेंगे। इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई इतना मैंने आप लोगों को बताया। फिर इसके बाद ये देखो हमारे थे बहुविकल्पी प्रश्न। ये मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दिए। इन सबको प्रश्न तैयार कर लो। इस सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लघु प्रश्न, मैं आप लोगों को लघु प्रश्न बताने वाला हूँ। आप लोग अपने लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लो। लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 16 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो चलो भाई सबसे पहला देखो मेरा प्रश्न देखो क्या कहता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 16 नंबर का आएगा पेपर में। तो यहाँ पर डालेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 2027 बोर्ड और 16 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जो असहयोग आंदोलन है उसका हमें प्रमुख कारणों का संक्षेप में वर्णन करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे कि महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों में से रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन शामिल थे। इतना सब कुछ करने के बाद फिर नीचे हेडिंग डालेंगे यहाँ पर कि आंदोलन के प्रमुख कारण। यहाँ पर लिखेंगे आंदोलन के प्रमुख कारण। पहला कारण है रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में स्टार्ट हुआ था। इसमें लिखेंगे कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने का वाला कानून है। मतलब है रॉलेट एक्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि हम बिना वकील और बिना अपील और बिना दलील के किसी भी भारतीय को हम गिरफ्तार कर सकते हैं। और यहाँ पर पहली हेडिंग ये, दूसरी हेडिंग डालेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में
शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर द्वारा क्रूर रूप से गोलीबारी की गई। अब इसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे खिलाफत का मुद्दा। तीसरी हेडिंग डाल देंगे खिलाफत का मुद्दा। इसमें लिखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का असंतोष हुआ। और प्रश्न नंबर यहाँ पर अगली हेडिंग डालेंगे स्वराज की प्राप्ति। इसमें लिखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अन्याय से मुक्ति पाकर देश के लिए स्वशासन हासिल करना। इतना भी आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? प्रश्न नंबर कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हमने आप लोगों को प्रमुख कारण बता दिए, ये सब कारण है। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 को तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसके कोई 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। जो संघीय शासन व्यवस्था है इससे आप क्या समझते हैं? इसके कोई 2 प्रमुख लक्षण भी लिखने पड़ेंगे आप लोगों को। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था, जिसको हम फेडरल सिस्टम भी कहते हैं, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जहाँ सत्ता का विभाजन केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न घटक इकाइयों जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें के बीच होता है। चलो इतना होने के बाद फिर अगली हेडिंग डालेंगे संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण। यहाँ से लिखेंगे संघीय व्यवस्था के 2 प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण है सरकारों के 2 या 2 से अधिक स्तर। दूसरी हेडिंग डालेंगे शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे कि सरकारों के 2 या अधिक स्तर। देश में एक केंद्रीय सरकार होती है और प्रत्येक राज्य प्रांत की अपनी स्वायत्त सरकार होती है। फिर इसके बाद इसमें लिखेंगे शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। इसमें लिखेंगे कि दोनों स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं। इतना सब कुछ आप लोगों को भाई करना है। और इसके बाद चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ। देखो प्रश्न में पूछा गया था कि यहाँ पर लिखा है कि इसके कोई 2 लक्षण भी लिखिए। तो इसके 2 लक्षण मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ये देखो भाई इसके 2 लक्षण है ना, ये 2 लक्षण है, इन दोनों को तैयार कर लो। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो यहाँ पर कहता है कि जो हमारी काली मिट्टी है, काली मिट्टी के कोई 4 प्रमुख विशेषताएं बताओ। 4 नंबर का पेपर में आएगा कि काली मिट्टी के कोई 4 प्रमुख विशेषताएं बता दीजिए। 4 ही नंबर का आएगा। तो देख लो भाई 4 विशेषताएं कौन सी हैं। उत्तर डालेंगे यहाँ पर, लिखेंगे कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अब लिखेंगे काली मिट्टी की 4 प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता कि नमी धारण करने की क्षमता। इस मिट्टी में पानी सूखने और लंबे समय तक नमी बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। काली मिट्टी में क्या होता है कि इस मिट्टी में आप लोग भाई पानी को अधिक समय तक उसमें नमी बना सकते हैं और इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता बहुत होती है काली मिट्टी में। फिर यहाँ पर लिखेंगे, दूसरी हेडिंग डालेंगे चिपचिपी और दरार युक्त। गीली होने पर यह मिट्टी बहुत चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। चलो आगे देखो, यहाँ पर थर्ड हेडिंग डालेंगे पोषक तत्वों से भरपूर। इसमें लिखेंगे कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे मुख्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आप इसके बाद यहाँ पर अगली हेडिंग डालेंगे कि लोहे की अधिकता। इसमें देखो बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से बनने के कारण इसमें लोहे के अंश अधिक होते हैं जो इसे काला रंग देते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना आप लोग भाई तैयार कर लो। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 था। चलो प्रश्न नंबर 4 देखें। ये सारे से लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में कोई 4 अंतर बता दीजिए। प्रश्न नंबर 4 कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में कोई 4 प्रमुख अंतर बता दीजिए। चलो भाई अंतर देख लो। इसमें देखो क्या क्या अंतर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतर। सबसे पहले यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र है ना, तो इसमें प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। दोनों क्षेत्र को में अंतर लिखिए, जैसे कि है ना, मतलब कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों में अंतर देखिए। पहला है कि रोजगार की सुरक्षा। संगठित क्षेत्र में नौकरी नियमित और सुरक्षित होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में रोजगार असुरक्षित होता है और कर्मचारियों को बिना किसी कारण के कभी भी निकाला जा सकता है। नियम और कानून हेडिंग डालेंगे दूसरी कि संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होता है और इस पर कारखाना अधिनियम व न्यूनतम मजदूरी जैसे कानून लागू होते ही हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है और यहाँ नियमों का पालन नहीं किया जाता है। चलो इतना हो गया आप लोगों का भाई।
अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे काम के घंटे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भाई काम के घंटे। देखो संगठित क्षेत्र में काम के घंटे निश्चित होते हैं और अतिरिक्त काम के लिए अलग से भुगतान मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में काम के घंटे तय नहीं होते हैं और अतिरिक्त काम का कोई पैसा नहीं मिलता है। अब अतिरिक्त लाभ हेडिंग डालेंगे अगली कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी, चिकित्सा लाभ, भविष्य निधि और पेंशन मिलती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में इससे कोई भी अतिरिक्त सुविधाएं या सामाजिक सुधार नहीं मिलती है। इतना भाई आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब इतने मैंने आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न बताए। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखो हर प्रश्न आप लोगों का 6 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 6 × 4 = 24 नंबर का आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाएगा, 24 नंबर का। चलो भाई यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 1 को नोट करेंगे। ये प्रश्न जो पेपर में 6 नंबर का प्रश्न आएगा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रमुख भूमिका का विस्तार से वर्णन कर दीजिए भाई। चलो इसको देखेंगे, है ना। तो इसमें देखो विस्तार से वर्णन करेंगे कि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी अपनाने और खादी के प्रचार पर बल दिया। उनके नेतृत्व में लाखों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। उनके प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता भी मिल गई। तो इतना आप लोगों को लिखना है। ये प्रश्न नंबर 1 था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण महात्मा गांधी की भूमिका का विस्तार से वर्णन कर दीजिए। भाई प्रश्न नंबर 6, ये प्रश्न नंबर 1 है जो कि पेपर में 6 नंबर का आएगा, है ना। चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 को देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनावों का महत्व स्पष्ट कीजिए। कि भारतीय लोकतंत्र में चुनावों का महत्व स्पष्ट करना है। उत्तर लिखेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देते हैं। चुनावों के माध्यम से सरकार का गठन होता है और जनता सरकार को बदल भी सकती है। चुनाव नागरिकों को समान मतदान का अधिकार प्रदान करते हैं तथा सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की सफलता का आधार है। भारत में चुनावों का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। और इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि भारत में कृषि के महत्व तथा उसके विकास के उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3 को देखने वाले हैं। अब देखो इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ पर डालेंगे उत्तर कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि से खाद्यान्न, कच्चा माल और रोजगार प्राप्त होता है। कृषि के विकास के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उन्नत बीजों का प्रयोग, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग तथा किसानों को सस्ते ऋण सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। इन उपायों से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है और किसानों की आय भी बढ़ जाती है। चलो भाई इतना मैंने बताया आप लोगों को। अब इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों का वर्णन कर दीजिए। भाई भारतीय अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र है उनका वर्णन करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे, उत्तर डालेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है, जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक में लिखेंगे कि इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि कार्य शामिल होते हैं। और द्वितीय क्षेत्रक में इसमें उद्योग, विनिर्माण तथा निर्माण कार्य शामिल होते हैं। और तृतीय क्षेत्र में लिखेंगे इसमें बैंकिंग, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार आदि सेवाएं शामिल होती हैं। चलो अब इसमें देखो यहाँ पर अब यहाँ पर डालेंगे तीनों क्षेत्रों एक दूसरे पर निर्भर हैं और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो भाई देखो मैंने आप लोगों को बताया सामाजिक विज्ञान की एक ही क्लास में मैंने आप लोगों को 70 नंबर पक्के करा दिए, है ना। सामाजिक विज्ञान के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। आप लोग इस क्लास को पूरा का पूरा देख लीजिए और यहाँ से भाई आप लोगों के एग्जाम में जरूर प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।